सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन सा शेयर आने वाले सालों में सोने की खान बनने वाला है। सोचिए अगर आप भी अपनी लाइफ में वही स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना। ये जादू किसी क्रिस्टल बॉल का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के दिमाग का है जिसे कहते हैं वॉरेन बफेट, शेयर मार्केट का बादशाह। आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं द वॉरेन बफेट वे किताब का वो राज जिससे बफेट करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमाते हैं। और सबसे खास बात, ये सब इतना आसान है कि आप भी समझ सकते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट में छुपा है एक गेम चेंजिंग सीक्रेट जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। दुनिया में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कोई कमाता है तो कोई सब गवा बैठता है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने शेयर मार्केट को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं, बल्कि एक सोच का खेल बना दिया। उसका नाम है वॉरेन बफेट। जब आप उसके नाम को सुनते हो तो आपको लगता होगा कि ये कोई बहुत बड़े बैंकर या स्टॉक मार्केट के भगवान होंगे, लेकिन सच ये है कि बफेट की कहानी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी। बचपन से ही वो पैसों को लेकर बहुत क्यूरियस थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शेयर खरीदे। सोचो, हम 11 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? शायद खेल रहे थे या कार्टून देख रहे थे, और ये बच्चा स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा था। उस समय उन्होंने एक कंपनी का शेयर $38 में खरीदा, लेकिन जैसे ही वो शेयर $40 पर पहुंचा, उन्होंने बेच दिया। कुछ समय बाद वही शेयर $200 तक चला गया। इस घटना ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया कि शेयर मार्केट में जल्दबाजी से नुकसान होता है। वहीं से बफेट का दिमाग खुला कि असली गेम पैसे जल्दी बनाने का नहीं, बल्कि सही समय तक रुकने का है। बफेट हमेशा कहता है, स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पैसा जल्दी से ट्रांसफर होता है, अधीर लोगों से धीरज रखने वालों तक। और यही उनकी सोच की सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सीखा कि बिजनेस को समझो, उसके पीछे के लोगों को समझो, और फिर लंबे समय तक उस पर भरोसा करो। आज बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें आप रोज यूज करते हो। कोका कोला, ड्यूरासेल, द क्वीन और भी बहुत सारे। बफेट को लोग ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, क्योंकि वो जिस कंपनी को चुनते हैं वो कंपनी अक्सर अगले कई सालों तक पैसा बरसाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग और धैर्य है, न कि कोई मैजिक ट्रिक। वो हमेशा कहते हैं, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको शांत दिमाग और सही सोच चाहिए। ये चैप्टर हमें बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी कभी कभी गलतियां करता है, लेकिन सीखता है, सुधारता है और धैर्य रखता है। चैप्टर 2, द एजुकेशन ऑफ वॉरेन बफेट। अब अगर आप सोच रहे हो कि बफेट का दिमाग जन्म से ही जीनियस था, तो ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे सीखते हुए अपने माइंडसेट को बनाया। छोटी उम्र से ही वो पैसों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो घर घर अखबार बेचते थे, कोका कोला की बोतलें बेचते थे, गोल्फ बॉल्स रिसाइकल करके बेचते थे। मतलब उन्हें बिजनेस का कीड़ा बचपन से ही था। उनके पिताजी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में काम करते थे, तो बफेट को बचपन से ही शेयर मार्केट का माहौल मिला। लेकिन असली सीख उन्हें कॉलेज के बाद मिली, जब उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी। इस किताब ने उनका पूरा सोचने का तरीका बदल दिया। ग्राहम कहते थे कि शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीदना है, न कि सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा। अगर कंपनी अच्छी है तो उसके शेयर को पकड़कर रखना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बफेट ने इस आइडिया को इतना गहराई से अपनाया कि वो ग्राहम के स्टूडेंट बन गए। वो कहते हैं कि ग्राहम ने उन्हें निवेश करने का बेसिक मैथ और लॉजिक सिखाया, लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब उन्होंने खुद अनुभव लेना शुरू किया। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है, बफेट का पढ़ने का जुनून। वो कहते हैं कि वो रोज लगभग 500 पन्ने पढ़ते थे, चाहे वो फाइनेंस रिपोर्ट हो,
बिजनेस न्यूज हो या कोई किताब। उन्होंने खुद को इतना नॉलेज से भर लिया कि मार्केट में उनके पास हमेशा दूसरों से ज्यादा जानकारी रहती थी। सोचिए, एक तरफ दुनिया शेयर मार्केट में अफवाहों और खबरों पर पैसे लगा रही थी और दूसरी तरफ बफेट शांत बैठकर बिजनेस के फाइनेंशियल्स पढ़ रहे थे। यही उनकी एज बनी। इस चैप्टर में एक और मजेदार सीख है। बफेट हमेशा कहते हैं कि सबसे जरूरी है खुद पर कंट्रोल रखना। चाहे मार्केट में कितना भी शोर हो, आपको धैर्य रखना है। वो शेयर मार्केट को एक गेम की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस के पार्टनरशिप की तरह देखते हैं। उनका कहना है, जब आप एक अच्छा बिजनेस ढूंढते हो तो शेयर मार्केट का मूड आपके फैसलों को नहीं बदलना चाहिए। इस तरह इन 2 चैप्टर्स में हमें पता चलता है कि बफेट आज जो भी है वो किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं है। वो एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक तक का सफर सीखते, सुधरते, धैर्य रखते हुए और लगातार पढ़ते हुए तय करते हैं। चैप्टर 3, आवर मेन बिजनेस इज इंश्योरेंस। वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने बीमा, इंश्योरेंस का बिजनेस अपनाया। सुनने में शायद आपको लगे कि बीमा कंपनी का शेयर खरीदने से क्या बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन असल गेम यही छुपा है। बफेट कहते हैं कि बीमा का बिजनेस उनके लिए पैसे का एक ऐसा सोता बन गया जिससे वो नए नए बिजनेस खरीद सके। अब ये कैसे हुआ? मान लीजिए, जब कोई बीमा पॉलिसी खरीदता है तो वो बीमा कंपनी को पैसे देता है। कंपनी को वो पैसा तुरंत खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्लेम तभी दिया जाएगा जब कोई दुर्घटना या घटना होगी। इस बीच ये पैसा कंपनी के पास फ्लोट के रूप में रहता है। बफेट को समझ आया कि इस फ्लोट का इस्तेमाल वो निवेश करने के लिए कर सकते हैं, यानी दूसरों का पैसा उनके पास पड़ा है और वो उससे पैसे कमा सकते हैं। सोचिए, ये कितना स्मार्ट मूव था। उन्हें अपने पैसे से बिजनेस खरीदने की बजाय अब वो बीमा कंपनी के फ्लोट से निवेश कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने 1967 में नेशनल इंडेमनिटी नाम की बीमा कंपनी खरीदी। ये उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का बेस बन गया। बफेट ने धीरे धीरे बीमा के बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया कि बर्कशायर हैथवे के पास अरबों डॉलर का फ्लोट आ गया। इसका मतलब यह था कि उनके पास हमेशा निवेश के लिए कैश तैयार रहता था। इस चैप्टर से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ शेयर खरीदने बेचने पर नहीं टिकता, वो कैश फ्लो और बिजनेस स्ट्रक्चर को समझकर उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करता है। बफेट का सोचना यह था कि अगर आप सही बिजनेस पकड़ लेते हो तो वो बिजनेस आपको आगे और बिजनेस खरीदने का मौका देगा। बीमा उनके लिए एक कैश मशीन की तरह काम करने लगा और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। चैप्टर 4, बाइंग अ बिजनेस। अब बात करते हैं कि बफेट बिजनेस चुनते कैसे हैं। ये चैप्टर बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें आपको समझ आता है कि वो शेयर को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि असली कंपनी का हिस्सा मानते हैं। बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हो तो ऐसे सोचो जैसे आप पूरी कंपनी खरीद रहे हो। अगर वो बिजनेस ऐसा है जिसे आप खुद चलाना चाहोगे, तभी उसमें पैसा लगाओ। ये सोच ही उनके फैसलों को बाकी लोगों से अलग करती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कोका कोला में भारी निवेश किया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड था जो हर उम्र, हर देश और हर समय के लिए प्रासंगिक है। सोचिए, आज भी कोका कोला हर जगह बिकता है। ये बफेट की स्ट्रैटेजी का क्लासिक उदाहरण है। वो ऐसे बिजनेस चुनते हैं जिनका प्रोडक्ट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात है, बफेट कभी ट्रेंड्स या फैशन के पीछे नहीं भागते। जब इंटरनेट बूम आया, लोग नई नई टेक कंपनियों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन बफेट शांत रहे। वो कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को पूरी तरह नहीं समझते तो उसमें पैसा मत लगाओ। यही वजह है कि उन्होंने सालों तक टेक सेक्टर से दूरी बनाए रखी। उनका ध्यान हमेशा सिंपल बिजनेस पर रहा, जैसे कोका कोला, गिलेट, वॉशिंगटन पोस्ट। ये सब ऐसे बिजनेस हैं जो दशकों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। बफेट का एक फेमस कोट है, आई एम नॉट अ स्टॉक पिकर,
आई एम अ बिजनेस पिकर, यानी वो शेयर नहीं बिजनेस चुनते हैं। यही कारण है कि उनके निवेश अक्सर लंबे समय तक सफल रहते हैं। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक सफल होना चाहते हो तो कंपनी के प्रोडक्ट, ब्रांड और मैनेजमेंट को अच्छे से समझो। सिर्फ प्राइस के चार्ट देखकर निवेश करने से आप सट्टेबाज बन जाओगे, इन्वेस्टर नहीं। चैप्टर 5 बिजनेस टेनेट्स। ये चैप्टर असल में बफेट के बिजनेस चुनने के सोन के नियम बताता है। बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको ये समझना होगा कि वो बिजनेस क्या करता है। अगर आप खुद उसे नहीं समझते तो दूसरों की राय पर पैसे लगाना खतरनाक है। बफेट हमेशा ऐसे बिजनेस चुनते हैं जिनका प्रोडक्ट सिंपल हो, ब्रांड मजबूत हो और जिसकी डिमांड आने वाले कई सालों तक बनी रहे। उदाहरण के लिए कोका कोला और गिलेट। कोका कोला पीने की आदत दुनिया भर में है और गिलेट का रेजर इस्तेमाल हर जगह होता है। ये ऐसे बिजनेस है जिनकी जरूरत हमेशा रहेगी। बफेट को टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस लंबे समय तक समझ नहीं आए, इसलिए उन्होंने सालों तक उसमें निवेश नहीं किया। वो कहते हैं, अगर आप किसी बिजनेस को 10 मिनट में नहीं समझ सकते तो उसमें पैसा मत लगाइए। ये उनकी फिलॉसफी है। एक और चीज जो बफेट देखता है वो है बिजनेस का मोट। मोट मतलब कंपनी का ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट या ब्रांड वैल्यू जो उसे प्रतियोगियों से बचाए रखे, जैसे कोका कोला का ब्रांड या एप्पल का इकोसिस्टम। अगर कंपनी का प्रोडक्ट या ब्रांड इतना पावरफुल है कि नया कॉम्पिटिटर आने के बाद भी वो बिजनेस चलता रहे तो ये बफेट की नजर में परफेक्ट है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी को एक इंसान की तरह जानो, उसका स्वभाव, उसका प्रोडक्ट, उसकी पावर, उसकी कमजोरियां, और सिर्फ उसी कंपनी में निवेश करो जो लंबे समय तक टिकेगी। चैप्टर 6 मैनेजमेंट टेनेट्स। बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट यानी कंपनी चलाने वाले लोग सही नहीं तो सारा खेल खत्म। ये चैप्टर इसी पर फोकस करता है। बफेट कहते हैं कि आप जब कंपनी के शेयर खरीदते हो तो असल में आप उन लोगों पर भरोसा कर रहे हो जो उसे चला रहे हैं। अगर वो लोग लालची या शॉर्टकट लेने वाले होंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए बफेट हमेशा ऐसे मैनेजमेंट को पसंद करते हैं जो ईमानदार, भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले हों। वो देखता है कि कंपनी का सीईओ और टीम शेयर होल्डर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर कोई कंपनी बार बार अपने निवेशकों को सही जानकारी देती है, ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानती है, तो ये अच्छी कंपनी का संकेत है। एक और चीज है कैपिटल एलोकेशन, यानी कंपनी अपने पास आए पैसे का क्या करती है। क्या वो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करती है ताकि बिजनेस और मजबूत हो, या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाने के लिए स्टंट करती है। बफेट ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। एक रियल उदाहरण, बफेट को जॉनसन एंड जॉनसन और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों का मैनेजमेंट हमेशा पसंद आया क्योंकि वो लोगों का भरोसा जीतते हैं। वही वो कंपनियों से दूर रहते हैं जिनमें बार बार स्कैम या विवाद होते हैं। बफेट की सोच साफ है, मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं और जिन पर भरोसा कर सकता हूं। इस चैप्टर से सीख है कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कंपनी के पीछे खड़े इंसानों को भी अच्छे से जानो। चैप्टर 7 फाइनेंशियल टेनेट्स। ये चैप्टर बताता है कि बफेट कंपनी के नंबर कैसे पढ़ते हैं। शेयर मार्केट में बहुत लोग सिर्फ कीमत देखते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं कि कंपनी के असली हेल्थ का पता उसके फाइनेंशियल से चलता है। अब ये फाइनेंशियल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जिन पर बफेट हमेशा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा। बफेट देखता है कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है और क्या वो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रो। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न दे रही है। अगर कंपनी का रो लगातार अच्छा है तो ये कंपनी मजबूत है। बफेट एक और चीज देखते हैं, डेट यानी कर्ज। वो ऐसी कंपनियों को पसंद नहीं करते जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो।
उनका मानना है कि अगर बिजनेस सच में अच्छा है तो वो अपनी कमाई से बढ़ेगा, ज्यादा उधार लेकर नहीं। इसके अलावा वो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और लगातार बढ़ रहा है तो ये कंपनी लंबे समय तक टिकेगी। उदाहरण के लिए कोका कोला या एप्पल जैसी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हाई रहता है। यही कारण है कि ये कंपनियां बफेट के पोर्टफोलियो में हैं। इस चैप्टर से सीख ये है कि निवेश करने से पहले शेयर की कीमत मत देखो, कंपनी के नंबर देखो। अगर नंबर स्ट्रांग है, बिजनेस बढ़ रहा है और ज्यादा कर्ज नहीं है तो वो कंपनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। चैप्टर 8 वैल्यू टेनेट्स। ये चैप्टर शायद किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि बफेट असली वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो कहते हैं कि शेयर की कीमत, प्राइस और उसकी असली कीमत, वैल्यू में फर्क होता है। ज्यादातर लोग शेयर का प्राइस देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी के भविष्य के मुनाफे को आज के समय में कैलकुलेट करना। ये ऐसा है जैसे आप सोच रहे हो कि आने वाले 10 से 20 सालों में ये कंपनी कितना कमा सकती है और उस कमाई का आज का मूल्य क्या है। अगर मार्केट प्राइस उस वैल्यू से कम है तो ये निवेश का मौका है। बफेट हमेशा मार्जिन और सेफ्टी रखते हैं, यानी अगर उन्हें लगता है कि किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है तो वो उसे तभी खरीदेंगे जब उसकी कीमत 70 से 75 रुपए होगी। इससे रिस्क कम हो जाता है। उदाहरण के लिए वॉशिंगटन पोस्ट का केस लो। बफेट ने जब इस कंपनी में निवेश किया तब उसका शेयर प्राइस बहुत कम था, लेकिन बफेट को पता था कि कंपनी का असली वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा है। कुछ सालों बाद ये निवेश कई गुना रिटर्न लेकर आया। इस चैप्टर से सीख है कि शेयर मार्केट में जल्दीबाजी नहीं करनी। आपको कंपनी को गहराई से समझना होगा, उसकी असली वैल्यू का अंदाजा लगाना होगा और फिर सही प्राइस का इंतजार करना होगा। बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा खेल है जिसमें धैर्य रखने वालों को इनाम मिलता है। चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ये चैप्टर शेयर मार्केट से थोड़ा हटकर है। यहां बफेट बताते हैं कि वो बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर पैसा सुरक्षित रखना है तो बॉन्ड्स ही सही है, लेकिन बफेट का नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि बॉन्ड्स में पैसा तो सेफ होता है, लेकिन उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपके बॉन्ड का असली रिटर्न घट जाएगा, इसलिए वो ज्यादातर बॉन्ड से दूर रहते हैं। लेकिन जब मार्केट में बड़ी उथल पुथल हो या कोई खास मौका मिले तब वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। एक मजेदार उदाहरण है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस का, जब सब लोग डरकर अपनी संपत्ति बेच रहे थे। बफेट ने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदे। उस समय ये बॉन्ड्स डिस्काउंट पर मिल रहे थे और बफेट को पता था कि ये कंपनियां डूबेंगी नहीं। कुछ सालों बाद इन बॉन्ड्स ने उन्हें भारी मुनाफा दिया। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, बॉन्ड्स को सिर्फ सेफ कहकर मत खरीदो। इन्हें तभी चुनो जब आपको सही प्राइस पर सही वैल्यू मिल रही हो। बफेट हमेशा कहते हैं कि पैसा तभी लगाओ जब रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में हो। चैप्टर 10 मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। अब आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। बफेट इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में गहरी समझ है तो क्यों न उसमें ज्यादा निवेश करें। उनका कहना है कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, यानी डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ तब जरूरी है जब आपको ज्यादा कुछ पता नहीं। अगर आप कंपनी को अच्छे से समझते हो, उसका बिजनेस, वैल्यू और भविष्य आपको साफ दिखता है, तो बेहतर है कि उस पर ज्यादा फोकस करो। उदाहरण के लिए बफेट ने कोका कोला में बहुत बड़ा निवेश किया था। लोग उन्हें पागल समझते थे कि इतनी बड़ी रकम एक ही कंपनी में क्यों डाली, लेकिन बफेट को पता था कि कोका कोला का ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि आने वाले दशकों तक ये बिजनेस बढ़ेगा। नतीजा, कोका कोला ने उन्हें अरबों डॉलर का मुनाफा दिया।
इस चैप्टर में एक और अहम बात है, कैश रिजर्व। बफेट हमेशा अपनी कंपनी के पास कैश रखते हैं ताकि जब मार्केट में गिरावट आए तो वो मौके का फायदा उठा सके। वो कहते हैं, जब सब डरते हैं तब आपको खरीदने का मौका मिलता है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पोर्टफोलियो बनाना मतलब हर जगह पैसा फैलाना नहीं है। सही बिजनेस को पहचानो, उस पर भरोसा करो, धैर्य रखो और मौके का इंतजार करो। यही बफेट की सफलता का असली राज है। चैप्टर 11, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये चैप्टर सबसे ज्यादा रियल और रिलेवेबल है क्योंकि इसमें पैसे की साइकोलॉजी यानी हमारे दिमाग का खेल समझाया गया है। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें बिजनेस समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। बफेट कहते हैं कि मार्केट में दो बड़ी ताकतें हमेशा चलती रहती हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। जब मार्केट गिरता है लोग डरकर अपने अच्छे शेयर भी बेच देते हैं और जब मार्केट चढ़ता है तो लालच में आकर महंगे दाम पर खरीद लेते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं। बफेट खुद को इस गेम से दूर रखते हैं। वो मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम देते हैं, जैसे कोई मूडी आदमी कभी खुश होकर आपको चीजें महंगी बेचता है, कभी दुखी होकर सस्ती। बफेट कहते हैं, मिस्टर मार्केट को आपका मूड डिसाइड मत करने दो। जब वो उदास हो और सस्ते में शेयर दे रहा हो तब खरीदो, जब वो पागल होकर महंगे बेच रहा हो तब चुपचाप बैठो। इस चैप्टर में बफेट की सोच साफ है, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं, शेयर मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जो जल्दीबाजी करते हैं और उन लोगों को देता है जो इंतजार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हर कोई बेच रहा था, लेकिन बफेट ने उस वक्त बड़े बड़े निवेश किए। लोगों को लगा कि वो पागल है, लेकिन कुछ साल बाद वही निवेश अरबों डॉलर के बन गए। इससे सीख ये है कि शेयर मार्केट का असली खेल दिमाग का है। आपको शांत रहना होगा, भीड़ से अलग सोचना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। चैप्टर 12, द अनरीजनेबल मैन। इस आखिरी चैप्टर का नाम ही बताता है कि बफेट बाकी दुनिया से क्यों अलग है। अनरीजनेबल का मतलब यहां है कि वो दुनिया के नियमों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते। दुनिया कहती है डाइवर्सिफिकेशन करो, बफेट कहते हैं जरूरत नहीं, अगर आप बिजनेस को अच्छे से जानते हो। दुनिया कहती है मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बफेट कहते हैं हम मार्केट को टाइम नहीं करते, हम सही प्राइस का इंतजार करते हैं। दुनिया कहती है फटाफट पैसा कमाना है, बफेट कहते हैं अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे लेकिन लगातार पैसा कमाना। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बफेट के पास एक लाइन है, मैं शेयर मार्केट में सिर्फ इसलिए सफल हूं क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा समय तक इंतजार कर सकता हूं। इस चैप्टर में बफेट की सोच का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो भीड़ के साथ नहीं चलते। अगर सब खरीद रहे हैं वो बेच रहे हैं, अगर सब बेच रहे हैं वो खरीद रहे हैं। यही अलग सोच उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बनाती है। बफेट हमें सिखाते हैं कि शेयर मार्केट का खेल जल्दी अमीर बनने का नहीं है। ये खेल है बिजनेस को समझने का, धैर्य रखने का और लॉन्ग टर्म सोचने का। और यही सोच किसी को भी औसत इन्वेस्टर से करोड़पति बना सकती है। अब पूरी किताब का कोर मैसेज ये बनता है, बिजनेस को समझो, सिर्फ शेयर की कीमत मत देखो, सही प्राइस पर सही कंपनी खरीदो, धैर्य रखो, लालच और डर को कंट्रोल करो और सबसे जरूरी भीड़ से अलग सोचो। तो दोस्तों, ये थी दी वॉरेन बफेट वे की पूरी कहानी, जिसने हमें सिखाया कि अमीर बनने का असली राज सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि सही सोच और धैर्य रखने का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताना कि किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाने वाले हो। और हाँ, ऐसे ही और बुक समरीज और माइंडसेट चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब भी नई वीडियो आए आप सबसे पहले देख सको।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी वॉरेन बफेट के इन गेम चेंजिंग आइडियाज को जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।